नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे कि भारत को क्या बांग्लादेश पे हमला करके चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए या इसके कुछ दूसरे विकल्प भी हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मित्रों, अब चलते हम आज के अपने टॉपिक, क्या भारत को बांग्लादेश पर हमला करके बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रम को कंट्रोल में ले लेना चाहिए और क्या युद्ध ही अंतिम विकल्प है। मित्रों, यदि इसका जवाब हाँ है, जैसा कि बहुत सारे लोगों के लिए इसका जवाब हाँ ही है कि हाँ, युद्ध ही अंतिम विकल्प है। लेकिन मित्रों, क्या बांग्लादेश का वो लेवल भी है कि उससे युद्ध लड़ा जाए? क्या उसकी औकात है और हमारा लेवल मैच करता है कि हम उससे युद्ध लड़ें? और यदि नहीं मित्रों, तो जिस प्रकार बांग्लादेश में पहले हिंदुओं और अब दूसरे अल्पसंख्यकों के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि रोजाना की कोई ना कोई आकर के बकवास कर रहा है भारत के खिलाफ। ये हो क्या रहा है मित्रों? बांग्लादेश में खाने को चावल है नहीं, कटोरा लिए घूम रहे हैं, बस एक ही काम जानते हैं, प्रोटेस्ट करना, और बकवास ऐसे कर रहे हैं जैसे कितने बड़े जंगजू हैं। मित्रों, अगर ऐसे फालतू लोग बकवास करने लगे ना, तो एक बात समझ लेना चाहिए कि वो लोग बकवास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे बकवास करवाई जा रही है। और बकवास सिर्फ इसलिए करवाई जा रही है कि भारत भड़के और भारत भड़क कर कोई गलत चाल चले और डीप स्टेट बाइडेन प्रशासन भारत के दुश्मनों को मौका लगे और वो भारत के खिलाफ एक्शन लेना शुरू करें। मतलब भारत की गलत चाल ही उनकी जीत है। और अति राष्ट्रवादी लोग जिनकी देशभक्ति पे कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं है, यही गलती कर जाते हैं मित्रों, इसी पॉइंट पर गलती कर जाते हैं। मित्रों, अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ही एक बात प्रमुखता से आई थी कि यूएसए भारत और बांग्लादेश के पास अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, और इसके लिए भारत ने साफ साफ मना कर दिया था। जिसके बाद शेख हसीना से अप्रोच किया गया तो उन्होंने भी सेंट मार्टिन द्वीप देने से मना कर दिया, और रिजल्ट आया भारत के बाद में बांग्लादेश में तख्ता पलट के रूप में। जी हाँ मित्रों, भारत के बाद में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन को भी डीप स्टेट द्वारा प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो चाल वहां सफल नहीं हुई, लेकिन वो चाल बांग्लादेश में सफल हो गई। बस यही कारण बताया जाता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका कारण सेंट मार्टिन है। यूएसए की एक इच्छा है कि वह इस इलाके में अपना एक सैन्य अड्डा बनाए। मित्रों, लेकिन यदि सेंट मार्टिन ही एकमात्र कारण है, तो बांग्लादेश में अभी भी ये सब क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में नया शासन यूएसए के साथ काम करके सेंट मार्टिन को थोड़ा बहुत शर्तों को ऊपर नीचे करके लोगों को आईवास करके लीज पे दे सकता था, यूएसए की आर्मी को यहाँ बिठा सकता था। इन सब ड्रामों की करवाने की क्या जरूरत थी? वो करवाए भी थे किसी कारण से, तो इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी? मित्रों, उसका कारण ये है कि सेंट मार्टिन तो इस पूरे गेम का एक छोटा सा हिस्सा भर है। बड़ा गेम, बड़ा टारगेट बाकी है, और वह बड़ा टारगेट है भारत। जी हाँ मित्रों, जिस प्रकार भारत की साख विश्व स्तर पर बढ़ी है और भारत अपने हितों को लेकर खड़ा होने लगा है और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब देने लगा है, और दुश्मन के सारे हथकंडे जिस प्रकार फेल हो रहे हैं, चाहे तालिबान को सत्ता में आने के बाद भारत के साथ उसके रिश्ते हों, या बॉर्डर से चाइना को वापस भेजना हो, या पूरी दुनिया में सत्ता परिवर्तन के दौर में जब डीप स्टेट लगातार कामयाब हो रहा था, भारत में उसका फेल हो जाना, और शाहीन बाग किसान आंदोलन जैसी चीज़ों से भी प्रॉपर रिजल्ट ना मिलना, और मणिपुर की प्रॉब्लम क्रिएट करने के बावजूद भारत सरकार के काम करने के तरीके पर कोई फर्क ना पड़ना, डीप स्टेट को बौखला दिया है मित्रों। और बांग्लादेश के रास्ते भारत को डिस्टर्ब करने का प्लान है यह। अभी भारत सरकार ने बांग्लादेश के कटोरे में कुछ चावल डालने का फैसला किया, और हमारे सारे काफी राष्ट्रवादी हिंदुवादी बंदूक खपा हो गए। लेकिन मित्रों, यह सब एक बड़े गेम की छोटी सी चाल भर है। यदि हम नहीं देते चावल तो कोई और देता, कोई हमारा एडवर्स ही दे देता, और खास तौर से यूएसए चाइना दे देते,
और एक ऐसा व्यक्ति जो ओवर टाइम में सरकार ही नहीं चला रहा है बल्कि वो जिंदा भी ओवर टाइम में ही है, मोहम्मद यूनुस को मौका मिल जाता सेंट मार्टिन पर समझौता करने का। चाहे मित्रों वो सेंट मार्टिन पर यूएसए से समझौता करता, चाहे वो चाइना से समझौता करता, नुकसान तो अपना ही होना था। उसका तो कर क्या नुकसान था। और डिप्लोमेसी में मित्रों ईगो से नहीं, इंटरेस्ट से काम लिया जाता है मित्रों। मतलब इंटरेस्ट हमारा इम्पोर्टेंट है ईगो से ज़्यादा। और अच्छा है भारत सरकार ईगो से नहीं इंटरेस्ट से काम कर रही है। लेकिन क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, कुछ भी ना करें, बस वक्त का इंतजार करते रहें कि वक्त बदलेगा और सब ठीक हो जाएगा? नहीं मित्रों, ना तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और ना ही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि भारत सरकार खामोशी से अपना काम कर रही है। और खामोशी भी ऐसी, काम भी ऐसा जिसका सफलता जल्द ही शोर मचाने वाली है। हमारे पड़ोसी म्यांमार में जो कि इंसर्जेंसी से जूझ रहा है, अराकान आर्मी ने म्यांमार बॉर्डर यानी कि म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर कब्जा करके पूरे बॉर्डर को सील कर लिया है। और मित्रों यही वो अराकान आर्मी है जिसके ऊपर आरोप हैं रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर लगातार हमला करने का। खैर इन सब के बीच में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि बांग्लादेश सरकार अराकान आर्मी के साथ काम करने को तैयार है और वो काम करना चाहती है। अब इन सब के बीच में अगर वो बांग्लादेश सरकार और अराकान आर्मी एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है सीधे सीधे जुंटा शासन को चैलेंज करना और अपने पड़ोस में एक दुश्मन खड़ा कर लेना। और अगर वो दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं तो अराकान आर्मी अपने आप में सफिशिएंट है बांग्लादेश का दिमाग ठिकाने के लगाने के लिए, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान और खासतौर से अराकान आर्मी के द्वारा भगाए गए मुसलमानों की बाढ़ आने वाली है बांग्लादेश में। और उधर बांग्लादेश रोहिंग्या मुस्लिमों को आर्मर्ड कर रहा है ताकि रोहिंग्या वापस म्यांमार में जाकर कत्ले आम मचाएं। और लेकिन बर्मा, जिसे हम पहले बर्मा कहते हैं, आज वो म्यांमार है। म्यांमार आर्मी हाथ पे हाथ रखी बैठी है? नहीं मित्रों, वो भी तैयारी कर रही है युद्ध की। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए म्यांमार नेवी ने लॉन्च कर दिया है 24 दिसंबर को अपना युद्धपोत किंग थालोन, और इसके अलावा दो 63 मीटर लंबे एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स को भी शामिल किया गया है मित्रों, अपने सैनिक बेड़े में हैं। और यह सब उस समय हो रहा है जब यूनुस प्रशासन कटोरा लेकर चावलों की भीख मांग रहा है। मतलब अराकान आर्मी से दोस्ती करें तो सिर दर्द और दुश्मनी करें तो सिर दर्द, दोनों ही बातों में सिर दर्द तो हो ही रहा है। और बेवकूफ़ी की है मित्रों तो सजा तो मिलेगी ही। और इन सब के बीच में हमारा क्या रोल है, हमारी सरकार क्या कर रही है, यह सब मैं आपके वेग पर छोड़ता हूँ। लेकिन अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है, हम लोग अपना काम बड़े आराम से कर रहे हैं, इतने आराम से, इतनी खामोशी से कि इसकी सफलता जल्द ही शोर मचाने वाली है। और चीज़ें इतनी आसान नहीं है मित्र, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अराकान आर्मी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वह रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर हमले करती रही है। और नया सीन शुरू हो चुका है आरसा, यानी अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी और अराकान आर्मी के बीच संघर्ष का, और जिसको समर्थन कर रहे हैं यूनुस प्रशासन और आईएसआई। और यदि बांग्लादेश अराकान आर्मी, जैसा कि मैंने बताया कि साथ काम करते हैं, तो क्या बौद्धों को और रोहिंग्या मुसलमानों को साथ लेके आ पाएंगे? और यदि साथ नहीं करते हैं तो जैसा कि कई बार खबरें हैं कि पूरे बॉर्डर तो कब्जा ही लिया अराकान आर्मी ने, बांग्लादेश के भी कई हिस्सों को कब्जा लिया है और सेंट मार्टिन द्वीप पर भी इनडायरेक्टली अपना प्रभाव बढ़ा दिया है, अपना कंट्रोल बढ़ा दिया है। मतलब बांग्लादेश को इतना आसानी से अराकान आर्मी भी नहीं छोड़ रही है। और हमें तो उसे बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और उनका काम सिर्फ यही है कि वो प्रोटेस्ट बहुत अच्छा करते हैं और अराकान आर्मी उन्हें प्रोटेस्ट करने का मौका भी शायद ना दे। और उनका जो नया नया दोस्त बना है ना पाकिस्तान,
वो तो अफगानियों को ही संभाल ले, वही बात बहुत है। खाने को रोटी नहीं है और जंगजू बनेंगे। वैसे भी कुछ लोगों को ना शेख चिल्ली बनने का शौक चल रहा है रहता है, बड़े फालतू लोग हैं। अराकान आर्मी पहले भी कई बार क्लेम कर चुकी है कि बांग्लादेश शासन या बांग्लादेश में 11 आतंकवादी कैंप चल रहे हैं और रोहिंग्या मुसलमान वहां पर टर्निंग लेकर के उनके इलाकों में घुसते हैं और वहां पे हत्या, लूट, बलात्कार और दुनिया भर के दूसरे अपराध करते हैं। मतलब अराकान आर्मी भी इस मूड में नहीं है कि अगर तुम छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और तुम्हें प्रोटेस्ट करने का बहुत शौक है ना, हम तुम्हें प्रोटेस्ट करने का मौका भी नहीं देंगे। और इसी समय भारत में एक नया सीन शुरू हुआ है, मतलब सीन तो पुराना है, शुरू नए सिरे से और सीरियस तरीके से हुआ है। इलीगल घुसपैठियों पर देशव्यापी एक्शन का, देश के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठी पर एक्शन शुरू हो चुका है। बॉर्डर की फेंसिंग को मजबूत किया जा रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी काम जारी है। और जिसको बैकडोर से सपोर्ट करना है ना, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। समझ तो गए होंगे। वैसे भी चाइनीज फिलोसफी सुनजो के शब्दों में सबसे अच्छी विजय वही होती है जो बना लड़ाई ही हासिल की जा सके। और हमारा लेवल नहीं है बांग्लादेश से हम लड़ाई करें और सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही उससे लड़ने के लिए एक और उसी के लेवल का प्लेयर तैयार है, और वो है म्यांमार। और प्रैक्टिस मैच के लिए अराकान आर्मी तो है ही, उसके साथ प्रैक्टिस मैच खेला जा सकता है, लेकिन उससे पहले चावलों का इंतजाम कर लेना भाई। तुम कोई जंगजू नहीं हो कि बिना चावलों के लड़ दोगे। पहले पेट भर लेना, फिर प्रोटेस्ट करना, उसके बाद दम बचे तो जंगजू बनने के बारे में सोचना। और अराकान आर्मी से भिड़ने के बारे में नहीं सोचो ना तो अच्छा है। अब मैंने पहले ही कहा है ना, बेवकूफ़ी की सजा तो मिलेगी मित्रों। इसलिए मेरा एनालिसिस कहता है कि बांग्लादेश से लड़ने के बारे में सोचना व्यर्थ है। हम अपना काम, अपना ध्यान दूसरे कामों की तरफ लगाएं। उनसे लड़ने के लिए दूसरे प्लेयर खड़े हो गए हैं, उनको थोड़ा बहुत बहलाते पुचकारते रहेंगे, सब काम ठीक हो जाएंगे मित्रों। अगर आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा है ना, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और वैसे ही नोटिफिकेशन वाली बेल तो आप दबा ही लोगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ मित्रों। नमस्कार मित्रों।